सबसे पहले वो उसकी आंखों पे प्यार से पट्टी बांधती है। इसके बाद वो उसे रिझाते हुए बेडरूम में भी लेके जाती है। इसके बाद जो फिर खेल शुरू होता है। फिर अगले ही पल इंदौर पुलिस को ये खबर मिलती है कि यहाँ एक महिला और पुरुष की बेडरूम में आपत्तिजनक हालत में शव पड़ा हुआ मिला है और बेडरूम नाइट मेयर में बदल चुका है। अब इस घटना में टोटल 4 किरदार होते हैं, रवि, सरिता और ममता, नितिन। इन चारों पर ही ये पूरी कहानी घूमती हुई नजर आती है और इन्हीं दो पे जाके खत्म भी हो जाती है, जिसमें प्यार, झूठ और हवस की आग भरी होती है। लेकिन अब आगे की पूरी कहानी जानने से पहले गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के मशहूर शहर इंदौर से। इंदौर की खूबसूरती और उसकी भागदौड़ भरी जिंदगी में कई परिवार सपनों के साथ वहां पे जीवन बिता रहे होते हैं। उन्हीं में से एक परिवार था ममता और नितिन पवार का परिवार। अशोकनगर में वो लोग साधारण से अपार्टमेंट में रह रहे थे। नितिन और ममता एक आम मिडिल क्लास कपल थे। उनकी शादी करीब 8 साल पहले ही हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ साल तो खुशहाल रहे। नितिन एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम करता था। वह मेहनती इंसान था और अपनी फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल करने की कोशिश में लगा रहता था। ऑफिस की भागदौड़ और टारगेट पूरे करने के चक्कर में उसका अधिकतर समय बाहर ही बीतता था। इसीलिए उसके पास अपनी पत्नी के लिए वक्त कम ही होता था। लेकिन वह ममता से बेहद प्यार करता था और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। ममता एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे सिलाई कढ़ाई का भी बेहतर शौक था। ममता के पास अक्सर खाली वक्त होता और वो अपने दिनों के कई घंटे सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ भी बिताती, लेकिन वो अक्सर अकेलापन महसूस किया करती थी। फिर आगे चलकर ममता को अपने अकेलेपन से बाहर निकलने का एक जरिया मिला जब उसने एक सोशल मीडिया ग्रुप राधे राधे यात्रा के बारे में सुना। यह ग्रुप धार्मिक यात्रा आयोजित करता था और इसमें कई महिलाएं जुड़ी हुई थी। यहीं पर ममता की मुलाकात सरिता से हुई, जिसने ममता को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। सरिता ने बताया कि इस ग्रुप में घूमने के लिए सिर्फ 200 रुपए में ट्रिप का ऑफर मिलता है, जिसमें इंदौर से मथुरा वृंदावन तक का सफर 200 रुपए में घुमाया फिराया जाता है। और शायद ऐसे लुभावने ऑफर से कोई भी लुभा जाए, जो कि वो भी लुभा गई। रवि ठाकुर जो कि उस ग्रुप का लीडर था, तो सरिता ने ममता को रवि ठाकुर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई कि वो बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल इंसान है। ममता को यह सब कुछ नया और दिलचस्प लग रहा था और उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए उस ग्रुप के साथ पहली बार मथुरा वृंदावन ट्रिप पे जाने का प्लान भी बना लिया। और यहीं से ममता की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ और कैसे ये स्टोरी एक सस्पेंसफुल क्राइम थ्रिलर में बदल गई, ये जानने से पहले गाइज हमें सरिता और रवि ठाकुर के बारे में जानना होगा कि वो थे कौन। रवि ठाकुर इंदौर के एक बिजनेसमैन में से एक था, जिनका परिवार बिजनेस बैकग्राउंड से था। उनके माता पिता इंदौर के ही रहने वाले थे और रवि 3 भाई बहन थे। रवि ने होटल बिजनेस में काफी मेहनत करके अपना नाम बना लिया था। वह अपने कई होटल के मैनेजमेंट का काम खुद ही देखा करता था और एक बड़े सोशल ग्रुप को लीड कर रहा था, जिसमें वो मात्र 200 रुपए में घूमने घुमाने का ऑफर देता था। और वो उसे ही ये ऑफर देता था जो महिलाएं थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करती थी। सरिता रवि की मुंहबोली बहन थी और उसके सोशल ग्रुप की एक्टिव मेंबर थी। सरिता भी एक मिडिल क्लास परिवार से थी, जिसके 2 बच्चे थे और वो इंदौर के अशोक नगर के इलाके में एक किराए के मकान में अपने पति से अलग रह रही थी। सरिता की मुलाकात रवि से एक इवेंट के दौरान ऐसे ही हुई थी, जहां से उसके बाद उसकी दोस्ती हुई और ये रिश्ता विश्वास में बदल गया और वो उसकी मुंह बोली बहन बन गई। और जब ममता मथुरा वृंदावन की ट्रिप पर पहली बार रवि ठाकुर से मिली तो दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हुई और रवि का मजाकिया और केयरिंग नेचर ममता को बेहद ही पसंद आया। वह ट्रिप के दौरान ममता को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करवाता रहा।
ममता के लिए ये सब नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि नितिन थोड़ा सीरियस नेचर का था और अक्सर काम में बिजी रहा करता था। और इसी ट्रिप के दौरान ममता ने पहली बार अपने अकेलेपन और छोटी छोटी परेशानियों को रवि के साथ शेयर किया। रवि उसकी हर बात को ध्यान से सुनता रहा और उसे पॉजिटिव फील करवाता रहा। रवि की बातें सुनकर ममता को ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो है उसकी भावनाओं को सच में समझ रहा है। और अब ट्रिप खत्म होने के बाद भी दोनों की बातचीत बंद नहीं हुई। व्हाट्सएप चैट और फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। रवि अक्सर ममता से पूछता उसका दिन कैसा रहा और उसे स्पेशल फील करवाने की हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता। यही वजह थी कि ममता धीरे धीरे उस पर डिपेंड हो गई। बाकी ट्रिप के बाद भी अक्सर वो कॉफी शॉप और पार्क में मिलते थे और इन्हीं मुलाकातों में रवि ने ममता के अकेलेपन का फायदा उठाया और धीरे धीरे दोनों के बीच भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी रवि ने कुछ उन पलों की फोटो और वीडियोस भी बनाए जिन्हें वो ममता को प्यार जताने के नाम पे, प्यार जताने के बहाने अपने फोन में सेव करता रहा। और ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर समय के बीतने के साथ साथ नितिन ने ममता के बदलते हुए व्यवहार को नोटिस किया। उसने देखा कि ममता पहले जैसी उसके साथ बात नहीं करती है, उतना उसके साथ समय नहीं बिताती है और अक्सर मोबाइल फोन में लगी रहती है। इससे परेशान होकर नितिन ने अपनी पत्नी ममता का मोबाइल फोन चेक किया। हालांकि ममता ने कॉल लॉग्स तो डिलीट कर दिए थे, लेकिन उसका व्हाट्सएप चैट नितिन ने देख लिया। उसने देखा कि ममता और रवि के बीच लगातार व्हाट्सएप पर बातचीत हो रही है, जिसमें इमोशनल बातें और मुलाकातों की प्लानिंग भी शामिल थी। और मैसेज को पढ़ के नितिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी किसी और के साथ इतनी करीबी संबंध में जा चुकी है। फिर नितिन ने ममता से आमने सामने होकर बात की। उसने ममता को समझाया कि यह सब बहुत ही गलत हो रहा है और अब उसे रवि के साथ हर तरह से संपर्क खत्म कर देना चाहिए। और अंत में नितिन ने सख्ती दिखाते हुए ममता का फोन ही अपने पास रख लिया ताकि वो रवि से किसी भी तरह से संपर्क न कर सके। इसके बाद जब रवि ने देखा कि ममता उससे बात अब नहीं कर रही है, उसका फोन बंद है और व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन नहीं आ रही है, तो उसे समझ में आ गया कि हो ना हो उसके पति ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया होगा। और इसीलिए उसने तुरंत सरिता से संपर्क किया और उसे कहा कि तुम ममता को नया फोन और सिम दे के आओ। फिर सरिता ने एक नया सिम और एक कीपैड फोन खरीदा। ये सिम रवि के नाम से ही था ताकि सरिता पे किसी भी तरह से संदेह ना हो। और इसके बाद वो छिप छिपाते हुए ममता को वो कीपैड फोन दे आती है, जिसके बाद फिर से उसी फोन के इस्तेमाल से रवि और ममता के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन शायद इस बार सारी हदें पार हो चुकी थी, यानी कि नितिन को सब कुछ पता चल चुका था कि रवि और उसके पत्नी ममता के बीच क्या चल रहा है। और फिर जो हुआ वो कल्पनाओं से परे था। खैर गाइज, आप लोग मुझे इस मेल पे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पे एक फॉर्मेट समझाया गया है और उस फॉर्मेट को समझ के ही अपनी स्टोरी को उसी फॉर्मेट में अच्छे से लिख कर ही मुझे शेयर करें। और जो वास्तव में जिसकी स्टोरी लुभावनी होगी उसके स्टोरी को मैं अपने तरीके से इस चैनल पे शेयर करूंगा और इस चैनल का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। वैसे अगर आप चाहें तो विजिट करके देख सकते हैं। और अब आया वो दिन, यानी कि 10 दिसंबर 2023 की वो शाम जब सरिता की बेटी लगभग 8 बजे घर लौटी। उसने दरवाजा खटखटाया, ना तो दरवाजा खुला और ना ही अंदर से कोई आवाज आई। फिर घबराते हुए उसने दरवाजा खोला और सीधे घर के अंदर गई। घर के अंदर का नजारा जब उसने देखा तो उसे देखकर वो बिल्कुल हिल गई, क्योंकि उसके बेड पे यानी कि बेडरूम में उसकी माँ और ठाकुर रवि यानी कि रवि ठाकुर बेजान पड़े हुए थे। उन दोनों के गले पर गहरे जख्म थे और उसी वजह से बिस्तर और फर्श नाइटमेयर में बदल चुका था। पूरा सीन किसी हॉरर मूवी की तरह था और वो बात सच हुई जो कि सरिता की माँ ने अपनी बेटी को आखिरी मैसेज में लिखा था कि ये लोग मुझे मार रहे हैं।
जिसे देखकर उसकी बेटी चिल्लाई और आसपास के लोग वहां पे इकट्ठे भी हो गए। जिसके बाद उसकी बेटी ने तुरंत इंदौर पुलिस को फोन करके सूचना दी और पुलिस भी मौके पे आ पहुंची। मौके पे पहुंचते ही पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि वहां कोई फिंगरप्रिंट या फिर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, लेकिन घटनास्थल चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि ये प्लानिंग के साथ की गई घटना है। फिर पुलिस ने जब सरिता की बेटी से पूछा तो उसकी बेटी ने बताया कि आज माँ ने मुझे कहा था कि घर पर आज ममता आंटी आने वाली है। इस बात पर पुलिस ने ममता और उसके पति से पूछताछ के लिए उसे थाने पे बुला लिया। पूछताछ करने के दौरान ममता ने बताया, हाँ मैं उसके घर पे गई थी, लेकिन समय से आ भी गई थी। इसके बाद ममता की बेटी ने बताया कि माँ ने मुझे आखिरी मैसेज में ये लिखा था कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, और इसी मैसेज के बाद मैं दौड़ी चली आई थी। और जब उसी मैसेज के समय को ध्यान में रखते हुए सरिता के घर के आजू बाजू लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक किया गया तो उसमें साफ तौर पे ममता उसी बीच वहां पे घूमती नजर आई, जिससे ये साफ हो गया था कि ममता कुछ तो जरूर छिपा रही है। इसके बाद 12 दिसंबर को दोबारा से उसे हिरासत में लिया गया और दोनों से फिर सख्ती से पूछताछ की गई और तब जाके सारी सच्चाई सामने आ गई। हो सकता है कि मैं कुछ गलतियां करता हूं और आपके सेटिस्फेक्शन लेवल की वीडियो नहीं लेके आ पाता हूं, शायद इसलिए कि मेरी कोई टीम नहीं है। मैं A to Z अकेले ही सारा काम संभालता हूं, क्योंकि अभी मैं टीम अफोर्ड करने के लायक नहीं हूं, उतनी अर्निंग नहीं होती है। लेकिन कोशिश रहती है हर बार यही कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट ला कर दूं। बाकी अगर फिर भी आपको लगता है कुछ कमी है, सुधार की जरूरत है, तो प्लीज मुझे फीडबैक के लिए कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और हो सके तो कमेंट में यू कैन डू इट जरूर लिख दें। बाकी आपकी मर्जी। खैर दोस्तों, 10 दिसंबर को रवि और ममता ने मिलकर सरिता के घर पे मिलने का प्लान बनाया था। इसीलिए सरिता ने अपने बच्चों को बताया कि आज उनकी ममता आंटी आने वाली है, जिसके चलते किसी बहाने से सरिता ने अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज दिया था और समय रहते रवि से पहले ही ममता और नितिन सरिता के घर पहुंच गए। सरिता किचन में खाना बना रही थी और ममता किचन में सीधे तौर पे चले गए और नितिन दरवाजे के पीछे छिप गया, जो कि उसके हाथ में सब्जी काटने वाली हंसिया टाइप का कोई औजार था, जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। सरिता और ममता बात करते करते बेडरूम की तरफ बढ़े और जैसे ही बेडरूम में उसने एंटर किया तो पीछे से नितिन ने सरिता का यूं मुंह दबाया और उसके गले पे उस औजार का इस्तेमाल किया, जिससे सरिता जमीन पर गिर गई और समय रहते उस जगह को साफ किया और बेजान सरिता को छिपा दिया और फिर रवि के आने का इंतजार करने लगे। और जब रवि ठाकुर वहां दरवाजे पे दस्तक देता है तब रवि को रिझाते हुए ममता पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर उसे रिझाते हुए बेडरूम में लेकर के जाती है और फिर ठीक उसी तरह से नितिन ने पीछे से आके उसका खेल खत्म कर दिया और उसी बेडरूम में रवि और सरिता के कपड़े उतारते हुए उसे बेड पे वैसे ही छोड़ा और जाते जाते ममता ने सरिता के फोन से उसकी बेटी को ये मैसेज किया कि हाँ ये लोग मुझे मार रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उसे लगा कि ऐसा मैसेज करने से ये मामला कुछ और ही नजर आएगा, उसके ऊपर कभी संदेह होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा ना हो सका और वे पकड़े गए। पर गाइस, ये घटना घटी क्यों और ये मामला पूरा इधर का उधर कैसे हो गया? तो दरअसल सच्चाई ये थी कि जब रवि और ममता मिले थे तो दोनों ने आपसी संबंध भी बनाए थे और जब सेकंड टाइम सरिता ने कीपैड वाला फोन रवि के कहने पे रवि से बातचीत करने के लिए वो फोन ममता को दिया था, तो उसके बाद ही रवि ने ममता से कहा कि कुछ अब मजेदार करते हैं, तुम मेरे साथ संबंध बना ही चुकी हो तो क्यों ना तुम मेरे दोस्तों के साथ भी संबंध बनाओ। जबकि रवि पहले से ही ममता को धमकी देता आ रहा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और अगर बात करना बंद भी किया तो वो सुनहरे पलों में बिताए गए उन तस्वीरों और वीडियो को वायरल कर देगा और इसी डर से वो ना चाहकर भी उससे बात करती रही।
लेकिन जब बात दोस्तों के साथ करने तक की आई तो वो इस बार चुप ना रह सकी। उसने डरते डरते अपने पति को सारी सच्चाई बताई कि वो कैसे किस तरह से रवि के ट्रैप में फंसी और ना चाहकर भी उसने वो सब किया जो वो नहीं करना चाहती थी। हालांकि फर्स्ट टाइम उसने खुद से की, वो उसने अपनी गलती मानी और पति ने फिर उसी का साथ दिया अपनी पत्नी का और ये पूरी साजिश रची। और खुलासे में ये भी खुलासा हुआ कि रवि ठाकुर उस तरह के ट्रैप में कई महिलाओं को फंसा चुका था, उसके कई अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध थे। वैसे दोस्तों, इस केस के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, अपनी हॉरर स्टोरी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।